So the first topic which we are going to cover today is China-Taiwan conflict. China-Taiwan conflict ना बहुत बड़ी तगड़ी फाइट है to fight against any attempt to achieve ताइवान के इंडिपेंडेंस. ताइवान कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक विजिट पे बात करी. ताइवान के प्रेसिडेंट अभी यूएसए भी गए. ताइवान अपने आप को एक सोवरेन कंट्री बोलता है. ताइवान अपने आप को सोवरेन बोलता है. तो ये देख, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ताइवान है कहाँ पर. ताइवान एक ऐसी नेशन है जो हमें साउथ चाइना सी के पास मिलता है. तो दिस इज दी पॉइंट. ये देख, ये आपके साउथ चाइना सी के पास भाई साहब हमें ये मिलता है. ये रहा, ठीक है, ये चाइना, ये तेरा ताइवान. चाइना में तो इंडिया का है. इंडिया तो ये रहा ना इधर, ये रहा, दिस इज इंडिया. ये दिस इज योर इंडिया पार्ट. पूरा इंडिया है. हाँ जी. तो ताइवान अपने आप को एक सोवरेन कंट्री बोलता है. चाइना कहता है कि ये ब्रेक अवे स्टेट है एंड इज डिटरमिन्ड टू ब्रिंग द आइलैंड अंडर इट्स कंट्रोल. वो कहते हैं कि हम इसको पूरा कंट्रोल में करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. ताइवान की हिस्ट्री क्या है? ताइवान किंग डायनेस्टी के साथ बना था, बट वॉज गिवन टू जापान आफ्टर चाइना लॉस्ट द फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर. चाइना ने कंट्रोल किया आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2, बट द सिविल वॉर लेड टू द नेशनलिस्ट फ्लीइंग टू ताइवान इन 1949. तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, क्योंकि चाइना में तो पूरा माओ बैठ गया. ये लोग थोड़े से अपने अलग तरीके से बैठने लग गए. यहाँ पर कुमिंटेक पार्टी, ठीक है, रूल ताइवान फॉर मेनी ईयर्स. यहाँ पे चाइना कहता है कि ताइवान चाइना का प्रोविंस है, बट चाइना कहता है मैं तो तेरा कभी था ही नहीं, तो आज कैसे हो जाऊं तेरा. ठीक है. ओनली 13 कंट्रीज रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ सोवरेन कंट्री, पर बाकी इंडिया भी यही बोलती है कि चाइना का ही पार्ट है ताइवान. अभी भी इंडिया भी यही बोलती है. इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाएगी इस बार में, और इंडिया नहीं बेमतलब करना चाहती. इंडिया की यूएस हमेशा ताइवान के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है एंड दे सेल वेपन्स टू इट, ठीक है, बट चाइना अपने आप को वन चाइना पॉलिसी पे काम भी करती है. वो कहती है एक ही एक सरकार है जिसका पूरा का पूरा काम है. घटाना पड़ेगा. 2016 में इलेक्शंस हुए थे जहां से हमें प्रो इंडिपेंडेंस फेस दिखाई देता है ताइवान में, ठीक है. 2020 में भी आइलैंड कहता है मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है. ताइवान को सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखा हुआ है हमारे चाइना ने, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर चिप्स बनती है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज होती है. सोलर चिप्स यहीं पर ही बनती है. इंडिया भी ताइवान से ही मंगवाता है सोलर चिप्स. इसीलिए चाइना कहता है इसको तो बेटा कुछ भी हो जाए, इतने को तो अलग नहीं करेंगे. और यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स विल वियर डाउन द प्रो इंडिपेंडेंस लॉबी. वो ये कहते हैं कि प्रो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है ना उसको खत्म करना है. और ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस बनाता है, बट सिचुएशन इज वेरी बैड नाउअडेज, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई होती है. ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है ये सुन लीजिए. चाइना देख, एक तो ताइवान एक तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास वाला एरिया है, और दूसरा ना ये चाइना का पूरा पानी, चाइना का सी रूट, इन सब में चाइना के लिए बहुत हेल्प करता है. यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सेमीकंडक्टर्स, मैं सोलर बोल रहा था, मैं सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. ताइवान 60% वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स बनाता है, और खासकर एडवांस वाले ईवी व्हीकल्स के लिए. और ये अपनी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा मैच करता है. सब लोग इसको चाइना का पार्ट मानते हैं, पर चाइना से लड़ना चाह रहा है. चाइना इससे अलग होना, चाइना इसको अपना पार्ट बोलता है. 13 कंट्री कहती है ये चाइना का पार्ट नहीं है. ये सोवरेन कहता है मैं अलग हूं. ये कहता है मैं चाइना का पार्ट नहीं हूँ. ताइवान, हाँ ये समझ ले, चाइना एक बहुत बड़ा पोजेसिव हस्बैंड है, और ये उसकी बीवी कहती मैं तो आजाद हूँ, मैं तो डिवोर्स ले चुकी हूँ इससे ऑलरेडी, मैं इसकी कभी बीवी थी नहीं है, तो जबरदस्ती मेरे को बीवी बना के घूम रहा है. क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये इंडिया और ताइवान की बहुत अच्छी दोस्ती है. बाकी तो इस वाले चैप्टर से और कुछ नहीं आने. इंडिया और ताइवान की दोस्ती है, लेकिन इंडिया ताइवान चाइना का पार्ट नहीं मानता है, क्योंकि उसको चाइना के साथ भी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अपना यूएस प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो यूएस प्रेसिडेंट वॉज इंजर्ड आफ्टर बीइंग शॉट इन द ईयर, ठीक है. ये अपने कहां पर हुए हैं? पेंसिल्वेनिया में, जब एक शूटर ने इनको ओपन फायर पे अटैक करा. यहां पर ट्रम्प अपना इस समय इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे. ट्रम्प का जो गोली लगी है वो राइट ईयर के पास होकर लगी है, और इसकी वजह से वो ग्राउंड पे गिर गए.
यहाँ पर उन्होंने शील्ड बना दिया, ट्रम्पली जब खड़े हुए, हिज फेस वॉज ब्लडेड, ही पम्प्ड हिज फिस्ट टू चीयरिंग सपोर्ट्स। यहाँ पर जो पुराने प्रेसिडेंट और उनकी जो मोटरकेड लेफ्ट द सीन एंड ही वाज चेक्ड इनटू द मेडिकल फैसिलिटी। द सस्पेक्ट जो है वो शॉट डेड है, एक बच्चा था वो, ठीक है। ये सबसे पहली बार, ये दूसरी बार अटैक हो रहा है यूएस में। इससे पहले रोनाल्ड रीजन के ऊपर भी अटैक हुआ था 1985 में। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, ट्रम्प कौन सी पार्टी के थे? रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। बस यहीं पर ही आपका, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। मूव टू द थर्ड पार्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसको हम प्यार से आईटी एक्ट भी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन का पार्ट है, जो हमें लीगल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और हमारे साइबर क्राइम में भी हेल्प करता है। यहाँ पर हम चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के साथ एक अपने ई कॉमर्स, लीगैलिटी, इन सब का काम भी देखते हैं। अगर इफ वी टॉक अबाउट द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो हमारे ई कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए हमें ई कॉमर्स की बहुत जरूरत है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को देखेंगे, ये जो एक्ट है ये प्रमोट करते हैं कॉन्फिडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपके बिजनेस से लेकर इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। भैया ई कॉमर्स में अगर तू देखेगी तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि इतना बेवकूफ बना रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बेवकूफ बन रहे हैं, उन बेचारों के साथ भी बड़ा बुरा हो रहा है। सो पुलिस को हम लोगों ने बोला है कि साइबर क्राइम की तरह काम करेंगे। लोग कितना बेवकूफ बन रहे हैं, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये पुलिस इस पे काम करेगी, साइबर क्राइम पे। सो आईटी एक्ट ने हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यही बात बोला है, खासकर पुलिस को, साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट आप काम करिए। आईटी एक्ट 2000 के तहत यू आर गोइंग टू सर्च एनी पब्लिक प्लेस विदाउट अ वारंट, अगर आपके पास ग्राउंड्स है, सस्पेक्ट है अपने साइबर क्राइम से पहुंचने के लिए। ये तो चेंज हो गया, नया हो गया। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके पास लीगल वैलिडिटी भी होनी चाहिए, आपके पास इन्फोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस भी होना चाहिए, और ई कॉमर्स का भी ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी देखना है, आपको यूपीआई को भी देखना है, आपको ई कॉमर्स को भी देखना है। आपने हर एक ट्रांजैक्शन को देखना है जिसमें बिजनेस भी हो रहा है और जिसमें आपके पास कोई फ्रॉड भी हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आजकल बहुत ज्यादा हो गए, लोग सिग्नेचर करते हैं। ये सबसे बड़ा आईटी एक्ट के अंदर आया है। हम लोग इस एक्ट को मानते हैं, डिजिटल एक्ट को, डिजिटल सिग्नेचर्स में। सिग्नेचर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई ऐसे बंदे का सिग्नेचर बाहर ना निकल जाए जो प्रॉब्लम करे। अगर कोई भी आपके पास साइबर ऑफेंसेस है, आपके पास किसके अंदर आते हैं वो, 66 सेक्शन 66A के अंदर। साइबर टेररिज्म, ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिशन, आइडेंटिटी थेफ्ट और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, इन सब का भी ध्यान रखकर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर जी क्या ये बात समझ में आ गई? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था आपका इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2000, बट 2000 के बाद अब हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुका है 2023 में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि डिजिटल मीडिया अमेंडमेंट रूल डज नॉट सीम टू ऑफर प्रोटेक्शन टू द गवर्नमेंट। सो आईटी रूल्स कहता है कि जो प्रोटेक्शन देता था आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, अब हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो गई। नो प्लेटफॉर्म कैन अलाउ हार्मफुल अनअप्रूव्ड ऑनलाइन गेम्स। ऐसी कोई भी वो जो जिसमें ऑब्सीन सीन हो या जिसमें लोगों के कपड़े उतार दें, ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं आप कर सकते। दे शुड नॉट शेयर यूजिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट। अगर कोई भी ऐसा करता है तो आपका फैक्ट चेक होना चाहिए। आपके पास फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ पे एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये तीनों मिलकर एफर्ट्स करें कि कोई भी ऐसा डेटा ना जाए जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमारे पास सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज डिटरमाइन करेगी कि जो गेम हम खेल रहे हैं क्या वो परमिसिबल है या नहीं। जैसे ब्लू वेल टाइप की गेम थी, लोग अपने सुसाइड कर रहे थे। ऑनलाइन गेम्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी गैम्बलिंग और बेटिंग एलिमेंट्स। स्टेक स्टेक जैसी गेम जो आजकल आप बच्चे खेलते हैं, दे डू नॉट कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसलिए ये वो एपी के ऐप से जाते हैं। तो ग्रीन का वो ऐसा दबा वो जो माइनिंग माइनिंग से खेलते हैं लोग, तो वो यही तो प्रॉब्लम।
लूजिंग द हार्बर, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज मार्क्ड एज फेक, इंटरमीडियरीज को हम टेक इट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमें इनको बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मिस्टेक नहीं हो सकती। अब आईटी रूल के बाद हम लोगों ने यही डिलीजेंस करी कि इसको ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस यही था हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, श्रेया के सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। श्रेया सिंगल ऑफ यूनियन ऑफ, नहीं आ सकता। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पर बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी कुछ नहीं बोल सकते कि आप कुछ भी बोल दो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जाकर और आप सुन ले। यू कैन नॉट अब्यूज अ पर्सन। जैसे सर मैं पाकिस्तान की माँ का पूरा ऐसे लिख दूं, वो तो चलेगा क्योंकि वो एनिमी एलियन है। पर अगर मैं किसी इंडियन के बारे में ऐसे लिख दूं, जैसे मैं पीएम के बारे में लिख दूं, मैं राहुल गांधी के बारे में लिख दूं, इट इज गोइंग टू वायलेट। नॉर्मल सिटीजन के बारे में लिखिए। नहीं लिख सकते आप ऐसे नहीं। जैसे उसने भी बोला 7 महीने से जेल में है लड़का, उसने पिक्चर डाली तभी तो जेल में है। वो तो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके पापा वो है, क्या नाम है, लॉयर, तो बच गया वो। बिल्कुल। सर मैम आप भी ए से। Now we are going to talk about the world's first wooden satellite. जापानीज ने फर्स्ट वुडन सैटेलाइट पे करी है, बनाई है, जिसका नाम है लिग्नोसैट। ये मैग्नोलिया वुड, लिग्नोसैट मैग्नोलिया वुड से बनी है ये, और ये 10 सेंटीमीटर्स की है। और ये जो सैटेलाइट है ये स्पेस एस रॉकेट में जाएगा यूएसए से। हाँ हाँ, ये आईएसएस में जाएगा, वेयर इट विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम द जापानीज आईएसएस एक्सपेरिमेंट वेसल्स स्ट्रेंथ। रिसर्चर्स कहते हैं जो वुडन मटेरियल विल कंप्लीटली बर्न अप जब ये एंटर करेगा, तो इससे कोई भी हार्मफुल पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। पर हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, 400 किलोमीटर के ऊपर हमारे एक क्लाउड इफेक्ट्स के क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर बात करने को मिलेगी कि क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल। क्या नाम है? सबसे पहला वुडन सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट, और स्पेसएक्स से बनाई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च हो रहा। Columbus, SpaceX। हाँ, बनेगा पुराने वाले। दिसंबर 2024। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल साइंस, लिख लीजिए, इन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला। तो येल सेंटर जो एनवायरमेंटल लॉ के, और कोलंबिया सेंटर, इन दोनों ने ही निकाला। सबसे ज्यादा जो इंडेक्स लीड करते हैं, जिसने सबसे ज्यादा रिड्यूस करी है अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ट एंड यूके, इन्होंने नेट जीरो पे काम करना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि हम नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे 2050। नेट जीरो होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। नेट जीरो मीन्स, नेट जीरो मीन्स दे आर, नेट जीरो मीन्स कि दे आर नॉट गोइंग टू एमिट एनी ग्रीन हाउस गैसेस, जीरो ग्रीन हाउस गैसेस। इट मीन्स दे आर गोइंग टू बी इन जीरो ग्रीन हाउस गैसेस। अफ्रीका और साउथ एशिया तो लोएस्ट है क्योंकि यहाँ तो भैया हद से ज्यादा, साउथ एशिया में तो हम नहीं आते हैं। Apart from UK, all countries identified report are being tracked to emit zero emissions. इंडिया और चाइना का तो एमिशंस बढ़ता जा रहा है। इंडिया की रैंक तो है 176, प्लेसिंग अबव ओनली पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इनकी तो और ज्यादा बुरी हालत है। इंडिया एयर क्वालिटी, एमिशंस, बायोडाइवर्सिटी, बहुत बुरी हालत है भाई। इंडिया जीरो की कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इंडिया की रैंक 177 है एयर क्वालिटी में, और रैंक 172 है एमिशंस निकालने में। भैया इंडिया सबसे ज्यादा अपना ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और बाकी के रेसिडेंट्स भी मर रहे हैं। इंडिया फेयर्स रिलेटिवली बेटर इन द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अब वो रेन्यूएबल में काम कर रहा है, इसकी वजह से उसका बढ़ रहा है। बट इसके लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, जो इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है। इंडिया कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की कैलकुलेशन है आपकी बुरी है ठीक है।
इंडिया कहती है कि आपका कार्बन सिंक भी बढ़ा, पर ये इतनी ज्यादा आपकी क्लैट के लिए नहीं है, तो मेरा यहीं पर ही काम खत्म होता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके नहीं आएंगे। बस आपके लिए क्वेश्चन अब ये लिख लीजिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये पहली बार किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2002 में। दो, हाँ। इससे किसने करा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सबसे पहले किया, और इसका नाम था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। और इसके बाद आपके जो टारगेट्स है 2015 के बाद बहुत सारे चेंज होते गए। 2024 में तो 58 इंडिकेटर्स थे जो 11 कैटेगरीज में बदल गए। ठीक है, बस इनका स्केल हमेशा याद रखना, 0 से 100 तक होता है, उसका स्कोर मिलता है। और इंडिया का जो स्कोर इस साल का है वो कितना है? 27.6। इंडिया की हालत बहुत खराब है। फरीदाबाद में तो हाइड्रोजन बसेस चलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंडिया कौन कौन से कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कर रहा है? इंडिया के ये सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, इनके नाम लिख लीजिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट को खत्म करना है, क्लीन एयर प्रोग्राम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सारे इंडिया काम कर रहा है। और 2 स्पीशीज में भी इंडिया अपना लगाया हुआ है। अब डीआरडीओ ने अभी एक टेस्ट करी है फ्लाइट, जिसका नाम है रुद्रा M2। ये एम के प्लेटफॉर्म से करा है इंडियन एयरफोर्स ने उड़ीसा में। ये एक इंडिजिनली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जो एयर से सरफेस रोल के साथ न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे जो स्ट्राइक होती है, बूम, 350 किलोमीटर की होती है। बड़े सारे स्टेट्स हैं, डीआरडीओ ने लेबोरेटरीज बना रखी हैं जो मेरे साथ पूरा सिस्टम बनाती। इनको डेवलप किसने करा है? पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने। इस मिसाइल को किसने डेवलप करा है? रुद्रा को डीआरडीओ ने। यहाँ पर आपकी 150 किलोमीटर की मिसाइल है, जिसमें INS GPS नेविगेशन दिखाई दे। 50 किलोमीटर का रेडियस है उसका, या फिर वो लंबी नहीं नहीं, 150 का रेडियस है उसका, कि वो देख सकता है, अपने नेविगेशन कर सकता है। 150 किलोमीटर की क्या मिसाइल बनाएगा साले? मिसाइल्स आर मेंट फॉर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। ठीक है, पर ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होता क्या है भैया? ये न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है दूसरे, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, आपके एयर सिस्टम को, ठीक है, आपके होमिंग हेड को, ये सारी की सारी चीजों को अपने GPS के साथ काम करने में हेल्प करता है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ क्या है ये देख लीजिए। डीआरडीओ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का विजन है, जो आपके साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस में काम करता है। इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसी को ही बोलते हैं। कैरोस बाय जेनी अर्पेनबेक, ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन, इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नाम से ही पता लग रहा है बुकर प्राइज, बुक से रिलेटेड। ये भैया जो सबसे अच्छी फिक्शन बुक बनाते हैं इंग्लिश में, उसमें या ट्रांसलेट करते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। ये प्राइज शुरू हुआ था 2005 में। सबसे पहले बुकर प्राइज में सबसे पहला प्राइज यही शुरू हुआ। ये पहले बाइमिलियन प्राइस था, एंड देयर वाज नो स्टिपुलेशन। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में होना जरूरी है। यहाँ पर आप रीडिंग की क्वालिटी फिक्शंस के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी यही है कि आप अपने पास एक इंग्लिश ऑथर के साथ मिलकर पब्लिश करें और आगे बढ़े। प्राइस जो यहाँ पर दिया जाता है वो है £50,000, जो डिवाइड करा जाता है ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों पे। तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, ऑथर भी हो सकता है, ट्रांसलेटर भी हो सकता है, दोनों चीजें होंगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स को और ट्रांसलेटर जो होते हैं उन सबको £2500 तो मिलता ही मिलता है, जो आते हैं बंदे। समझ में आ गई? ये है हम आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइस। ठीक है, डन। एक चीज और इसमें लिख ही लो, वो ये है, फिक्शनल लिटरेचर क्या होता है? जो आपके पास इमेजिनेशन करते हैं ना, फिक्शंस, वही है, जिसमें नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी हो सकता है।
साइक्लोन रेमल इसने बनाया लैंडफॉल बिटवीन वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच। ये पहला ट्रॉपिकल मानसून साइक्लोन है जो प्री मानसून से पहले ही हो गया, मतलब मानसून से पहले ही आ गया। अब इसका नाम क्या है? रेमल। रेमल मतलब होता है सैंड, तो मिट्टी वाला हो गया। इट वॉज चोजन। और ये दूसरा, ये जो स्टॉर्म है, ये हर ना बंदे, हर कोई है ना बंदा इसका नाम रखता है। मतलब जो साथ में ओमान जैसी कंट्रीज हो गई, जो मतलब नदी के पास वाली, वो सारी कंट्रीज इनका नाम रखी। इस बार ओमान ने रखा है। क्या नाम रखा है? रेमल। Realizing the importance of the effective warning and disaster management in North Indian Ocean regions, WMO ने डिसाइड करा कि हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में काम करेंगे। तो पहले बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार WMO कब बनी थी? WMO बनी थी जी 1972 में। किसके लिए WMO ने बना था? अच्छा, WMO का मैं तुम्हें बता देता हूँ होता क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। ये 1972 में बनी थी और जेनीवा इसका हेडक्वार्टर्स है। कहां पर हेडक्वार्टर्स? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। अब यहां पर जब पैनल और ट्रॉपिकल बना था तो सिर्फ 8 मेंबर्स थे। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, एक मिनट बता देता हूं। बी भाई का एमएमएस निकला पॉटी करते। ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो ये याद करनी है आपको। बांग्लादेश, एमएमएस यानी मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, पॉटी, पाकिस्तान, ओमान, थाईलैंड और लास्ट में इंडिया। ठीक है, बी एमएमएस पॉटी। तो पहली बार जो यहाँ पे नाम रखे, बी एमएमएस पॉटी। बी इज बांग्लादेश, एमएमएस इज माल्टीज, म्यांमार, श्रीलंका, एंड पॉटी इज पाकिस्तान, ओमान, थाईलैंड और इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास दूसरी कहानी। अब मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है वो ये है दोस्त कि 27 सेशन जब हुए थे यहाँ पर, तो मस्कट में उन्होंने डिसाइड करा, पीटीसी ने, कि हम लोग अपने बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे और हम इसमें नाम भी लिखेंगे। पीटीसी ने 2018 में 3 लोग और जोड़ दिए, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। तो यहाँ पे 5 और जुड़ गए। सॉरी, हाँ, नहीं, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। अब हमारे पास 169 साइक्लोन नेम्स है, क्योंकि 13 कंट्रीज है और 13 साइक्लोन नेम्स है। तो 13 इंटू 13 169 नाम तो मिल चुके हैं। ठीक है, नहीं नहीं, हमें कोई याद नहीं रखा। अब इसका साइक्लोन का नाम क्यों रखा हुआ है? साइक्लोन का इसलिए नाम मुझे तो लोगों को रिमेम्बर होने में आसानी जाती है, और साइंटिफिक कम्युनिटी को भी, मीडिया को भी, डिजास्टर को भी पता लग जाता है लोग कितने लोग कितने साइक्लोन से मरे। तो साइक्लोन का नाम देना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।